हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ टॉट, मीनिंग ऑफ टॉट, कंसेप्ट एंड एसेंशियल्स ऑफ टॉट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम जितना भी पोर्शन आता है टॉट का, मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, एसेंशियल क्या है, वो सब हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉट को हम डिफाइन कर सकते हैं रॉन्ग, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गिविंग रेज टू द सिविल रेमेडी। कि टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए सिविल रेमेडी जो है वो दी जाती है। अब देखो, टॉट क्या है, कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, जिससे क्या हो, दूसरी पार्टी को कोई ना कोई सिविल इंजरी, ठीक है, और उसके बदले में जो भी इंजर्ड पार्टी है उसको क्या दी जाए, सिविल रेमेडी दी जाए, जो कि कंपनसेशन से रिकवर किया जा सकता है। और टॉट आपका लेटिन वर्ड टॉटम से लिया गया है, विच मीन रॉन्ग और इंजरी। ठीक है, जनरली हम बात करें टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, मीन समथिंग विच इज ट्विस्टेड और क्रुक्ड। इन लॉ में बात करें, टॉट को डिफाइन करा गया है एक सिविल रॉन्ग और कोई भी रॉन्गफुल एक्ट, चाहे वो इधर इंटेंशनली तरीके से किया जाए, एक्सीडेंटली के तरीके से हो जाए, जिसका रिजल्ट क्या निकले, किसी ना किसी पार्टी को इंजरी होनी चाहिए, कि जो भी डिफेंडेंट होगा उसको इंजरी होनी चाहिए और हार्म होना चाहिए टू अनदर पर्सन। ठीक है, who in turn has recourse of the civil remedy, यानी कि जब आप देखो कि एक पार्टी, ठीक है, एक पर्सन है, उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया जिसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को हार्म हो गया, इंजरी हो गई। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला, किसी दूसरे पर्सन को इंजरी होगी, हार्म हो गया। अब जिस भी पर्सन को इंजरी हुई है, हार्म हुआ है, उसको क्या दी जाएगी, सिविल रेमेडीज, कंपनसेशन दिया जाएगा, और कोर्ट ग्रांट कर सकता है इंजंक्शन। इसके अलावा टॉट बेसिकली तब अराइज होता है जब किसी पर्सन की ड्यूटी बनती है, जब किसी पर्सन की ड्यूटी बनती है टुवर्ड इज इफेक्टेड। अब जब कोई एक पर्सन, सिंगल कोई पर्सन, ठीक है, कोई एक पर्सन टॉट कमिट कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, उसे हम टॉट फीजर्स कहेंगे, टॉट फीजर कहेंगे। अब जो दो मल्टीपल इंडिविजुअल, यानी कि ज्वाइंटली वो परफॉर्म कर रहे हैं कोई एक्ट, ठीक है, यानी कि मल्टीपल इंडिविजुअल, एक से ज्यादा इंडिविजुअल ज्वाइंटली परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर रॉन्ग, उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ज्वाइंट टॉट फीजर्स है, यानी कि ये दो लोगों के द्वारा जो है वो किया गया है। सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में कहा गया है कि टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, और क्या नहीं है, ब्रीच ऑफ टॉट नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं। ठीक है, तो इतनी सिंपल बात कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कि टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, कि एक गलत कार्य है, सिविल रॉन्ग है, और क्या नहीं है, जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं। ये सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट में दिया गया। ठीक है, एक मिनट। अब अकॉर्डिंग टू सालमन, सालमन कहते हैं कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, कि एक टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी क्या है, कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या डिफरेंस है? लिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं जो कि प्री डिटरमाइन होती है, पहले से निर्धारित होती है, जैसे कि ए और बी दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और इसमें साफ साफ ये लिखा था कि यदि इन केस इन दोनों पार्टीज में से कोई भी ब्रीच कर देता है तो उसको, एक पार्टी को, जिस भी पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करी है, तो उसको, ब्रीच करने वाले को, दूसरी पार्टी जो इफेक्टेड या इंजर या हार्म पार्टी होगी, उसको इतने पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो होता है लिक्विडेटेड, जो कि प्री डिटरमाइन है, पहले से निर्धारित। अब टॉट में क्या होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो पे करनी पड़ती है, जो कि क्या नहीं है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस देनी पड़ती हैं जो कि पहले से निर्धारित होती है, लेकिन टॉट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देनी पड़ती है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन।
कि जो विशेष रूप से अनुबंध का उल्लंघन या विश्वास का उल्लंघन या केवल न्याय संगत दायित्व जो है वो नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साल्मंड ये कहते हैं। अब विनफील्ड क्या कहते हैं? विनफील्ड कहते हैं कि टॉर्टस लायबिलिटी तब अराइज होती है जब एक पर्सन ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है प्राइमरी, कि जब एक पर्सन ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है प्राइमरी जो कि फिक्स करी गई है लॉ के द्वारा। अब लीगल ड्यूटी फिक्स करी गई है कि यदि आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ये क्या है? लीगल ड्यूटी है। और आप किसी को इंजरी नहीं करोगे, किसी को लॉस नहीं करोगे, ये क्या है? हमारी लीगल ड्यूटी है। तो टॉर्टस लायबिलिटी तब अराइज होती है जब एक पर्सन ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है जो कि प्राइमरी फिक्स करी गई है लॉ के द्वारा। This duty toward person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. और यदि ब्रीच करी भी जाती है तो उसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो पे करनी पड़ती हैं पार्टीज को। सेकेंड, अब है आपका असेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट। असेंशियल क्या है टॉर्ट के? तो सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए कि व्हेन अ पर्सन इज अंडर सम लीगल ड्यूटी, कि एक पर्सन की कुछ लीगल ड्यूटी बनती थी और वो पर्सन उस ड्यूटी को फुलफिल करने में क्या हो गया? फेल हो गया। वो क्या हो गया? फेल हो गया टू परफॉर्म करने के लिए, जिसके कारण क्या हो गया? दूसरी पार्टी को लॉस हुआ। ठीक है, और अ पर्सन हैज कमिटेड रॉन्गफुल एक्ट। तब हम कहेंगे कि इस पार्टी को मतलब इस पर्सन की ड्यूटी बनती थी, लीगल ड्यूटी बनती थी और ये फेल हो गया परफॉर्म करने के लिए उस ड्यूटी को, और उस पर्सन ने क्या किया है? कमिट किया है रॉन्गफुल एक्ट। wrongful act invades the following private right of a victim, जैसे कि गुड रेपुटेशन, bodily safety and legal rights। ठीक है, सेकेंड है आपका लीगल डैमेज। अब लीगल डैमेज और एक्चुअल डैमेज में क्या डिफरेंस है? लीगल डैमेज मीन जब किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट हो। एक्चुअल डैमेज कि जब किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, उसको एक्चुअली में कोई और डैमेज हो रहा है, जैसे कि मॉनेटरी लॉस हो रहा है। तो लीगल डैमेज और एक्चुअल डैमेज का डिफरेंस बताया था इन दो मैगजीम में। एक तो है इंजरियस इन डैमनम, ये एक्शनेबल है, जब भी किसी पर्सन की लीगल राइट की वायलेशन होगी तो ये एक्शनेबल है, उस पर्सन को कंपनसेशन दिया जा सकता है। एंड सेकेंड, डैमनम साइन इंजरिया इज नॉट एक्शनेबल, जब किसी पर्सन के को डैमेज होगी विदाउट एनी लीगल इंजरी, यानी कि उसको कोई और एक्चुअल लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अब देखो, दो केसेस यहां पर बताए गए हैं। एक तो है एशवी वर्सेस वाइट का। यहां पर क्या हुआ था? जो प्लेंटिफ है, जो कि जिन्होंने क्लेम किया है, वो एक क्वालिफाइड वोटर थे, इट मींस 18 प्लस थे और उनका राइट टू वोट। अब जानने कि सब 18 ईयर प्लस जब कोई पर्सन हो जाता है तो उसको राइट टू वोट मिलता है। ठीक है, हर एक पर्सन को राइट होता है वोट कास्ट करने का। हुआ क्या? प्लेंटिफ साहब गए वोट डालने। ठीक है, अब रिटर्निंग ऑफिसर जिनकी वहां पर वोटिंग वाले डे में ड्यूटी लगी होती है, उनको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। उन्होंने प्लेंटिफ साहब को प्रिवेंट किया, रोका कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते अपना राइट टू वोट। देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये उनके लीगल राइट की वायलेशन है, इसलिए प्लेंटिफ एंटाइटल है डैमेजेस के लिए, यानी कि कंपनसेशन के लिए। दूसरा, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल। इस केस में क्या हुआ था? एक पर्टिकुलर स्कूल था, उसके बगल में ही किसी दूसरे पर्सन ने स्कूल ओपन कर लिया। अब इस स्कूल के ओपन करने से क्या हो गया? इस पहले वाले स्कूल को बहुत ज्यादा लॉस, मॉनेटरी लॉस हुआ, यहां से सारे बच्चे इस स्कूल में शिफ्ट हो गए। देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहां पर प्लेंटिफ को कोई लीगल राइट की वायलेशन नहीं हुई है, यहां पर प्लेंटिफ को क्या हुआ है? मॉनेटरी लॉस हुआ है। It was held that plaintiff could not get compensation, कि उसको compensation नहीं मिलेगा क्योंकि उसको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई। ठीक है, अब है आपका लीगल रेमेडी। ओविजस इबी रेमेडियम सबने कंसेप्ट सुना होगा। तो जब जब किसी पर्सन के लीगल राइट की वायलेशन होती है तब तब उसको रेमेडीज दी जाती हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू विनफील्ड जो कि सपोर्टर है लॉ ऑफ टॉर्ट की थ्योरी से। ठीक है, उनका ऐसा मानना था कि ऑल रॉन्गफुल एक्ट, जितने भी रॉन्गफुल एक्ट होते हैं
यानी कि कोई भी गलत कार्य किया जाता है जिससे क्या हो, किसी दूसरे पर्सन को कोई लॉस हो जाए, यानी कि हानि हो जाए, इंजरी हो जाए, ठीक है। और वो एक्ट किया जाए बिना लीगल जस्टिफिकेशन के, बिना कानूनी औचित्य के, मतलब कानून के द्वारा उस पर्सन को ऐसा एक्ट करने की कोई परमिशन नहीं दी गई, तो वो क्या होते हैं, ऑल रॉन्गफुल एक्ट आपके ऑल टॉट होते हैं। देयरफॉर ऑल रॉन्ग, जितने भी रॉन्ग आपके कमिट किए जाते हैं, टॉटस एक्ट कमिट किए जाते हैं, तो ये आपके लॉ ऑफ टॉट होंगे, ठीक है। इसके लिए बोला है, अलग से कोई नीड नहीं है कि स्पेसिफाइड नेम देने की, हम इस सभी को क्या बोलेंगे कि लॉ ऑफ टॉट, उसने मतलब उसने टॉटस एक्ट कमिट किया। अब लॉ ऑफ टॉट्स, इस थ्योरी के सपोर्टर कौन है, साल्मेट है। अकॉर्डिंग टू हिम नो लॉ ऑफ टॉट, बल्कि क्या होता है, लॉ ऑफ टॉट्स होता है, टॉट्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साल्मेट है वो ये कहते हैं कि एक पिजन होल है, मतलब इतना बड़ा होल है जिसमें स्पेसिफाइड टॉट बताए गए हैं, जैसे कि आपका डेफॉर्मेशन हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, न्यूसेंस हो गया, ठीक है, ये सब जो है स्पेसिफाइड टॉट है। अब इन टॉट के अकॉर्डिंग यदि एक्ट किया जाता है, यानी कि डेफॉर्मेशन किया, ट्रेसपास किया, ये स्पेसिफाइड टॉट है, यदि इनके अकॉर्डिंग कोई एक्ट किया तभी हम लॉ से टॉट कहेंगे, अदरवाइज उसे टॉट नहीं कहेंगे, अदरवाइज उसको रॉन्गफुल एक्ट नहीं कहेंगे, और अदरवाइज किसी पर्सन की कोई लायबिलिटी भी नहीं बनेगी। उन्होंने पिजन होल थ्योरी दी है, ठीक है, तो इतना याद रखना यहां से। अब लीगल डैमेज और लीगल डैमेजेस में क्या डिफरेंस होता है, डैमेज और डैमेजेस, एक एस का डिफरेंस है। बोले कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है डैमेज और डैमेजेस में। तो डैमेज होता है भाई एक्चुअल लॉस और इंजरी, कोई हानि। डैमेजेस रेफर करता है कंपनसेशन, मुआवजा। तो व्हाट इज लीगल डैमेज, कि कोई भी आपको लॉस हुआ, इंजरी हुई, तो लीगल डैमेज रेफर करता है, लिटरल मीनिंग का है डैमेज टू इफेक्ट इंजरियसली, यानी कि हानिकारक रूप से प्रभावित करना, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब सम जर्नल एलिमेंट क्या है, सबसे पहले है एक्ट और ओमिशन, कोई भी एक्ट और ओमिशन होना चाहिए, ठीक है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ जो कि क्या करे, कॉन्स्टिट्यूट करे टॉट, ठीक है। और एक्ट कैसा नहीं होना चाहिए, नॉट गो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, दे शुड नॉट गो नॉट बी बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। ये मतलब तब तो वो एक्ट ऑफ गॉड हो जाएगा ना, जब वो इंसान के कंट्रोल में ही नहीं होगा, तो कोई ना कोई एक्ट और ओमिशन होना चाहिए। सेकेंड, वॉलंटरली या इनवॉलंटरली होना चाहिए। मीन रॉन्गफुल एक्ट कैन बी वॉलंटरली किया जाए या इनवॉलंटरली जो है वो किया जाए, यानी कि गलत कार्य स्वेच्छा या अनैच्छिक हो सकता है। इंटेंशन, मोटिव, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस, कि बोला है कि एक्ट जब किया जाता है तो वहां पर इंटेंशन, मोटिव और में अराइज ड्यू टू नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस, कि इंटेंशन मोटिव का उद्देश्य हो सकता है या लापरवाही के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। अब है कि मैलिस, बोला है कि ऑल टॉट के लिए वह मैलिस एसेंशियल नहीं होता, लेकिन जैसे कि आपका डेफामेशन है, मैलिसिस प्रोसिक्यूशन है, मैलिसिस डैमेज टू प्रॉपर्टी है, तो इन सभी टॉट में आपका मैलिस एसेंशियल होता है। अब मालफीसेंस, मिसफीसेंस और नॉन फीसेंस में क्या डिफरेंस है? मालफीसेंस मीन कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट, जब आप कमिट करते हो कोई अनलॉफुल एक्ट तो वो होता है आपका मालफीसेंस। मिसफीसेंस मीन परफॉर्म कर रहे हो आप कोई लॉफुल एक्ट और इन रॉन्ग मैनर में, गलत तरीके से आप कोई एक्ट कर रहे हो, यानी कि एक वैध कार्य को गलत तरीके से करना। नॉन फीसेंस का क्या मीनिंग होता है? मीन फेलियर टू परफॉर्म, कि आपकी ये पर्टिकुलर ड्यूटी बनती थी, ये ऑब्लिगेशन थी और आप क्या हो गए, फेल हो गए इसको परफॉर्म करने की। फॉल्ट, अ फॉल्ट विच वायलेट द राइट ऑफ अ पर्सन गिव रेज टू टॉट, कि एक दोष जो किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है और वह टॉट को जन्म देता है। अब हम समझेंगे डिफरेंस क्या है बिटवीन द टॉट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आप सभी जानते हैं क्या होता है, ए और बी दो पार्टीज हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट।
तो इन दोनों की क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्री कंसेंट नेसेसरी होती है, लेकिन टॉर्ट इज इन्फ्लिक्टेड विदाउट कंसेंट। टॉर्ट जो है वो आपका बिना सहमति के लगाया जाता है। देयर इज नो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन टॉर्ट। और इन टॉर्ट में जो है वो कोई भी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, थर्ड पार्टी, जैसे कि किसी, अब देखो इन दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो किसी थर्ड पार्टी सी या डी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो डिसीजन ले सके इन दोनों के लिए, या ये दोनों ही सी या डी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, के डिसीजन पर काम नहीं कर सकते, खुद से डिसीजन लेंगे दोनों पार्टी अपनी कंसेंट से। टॉर्ट क्या होता है, वायलेशन ऑफ राइट इन रेम होता है, यानी कि आपको राइट दिया जाता है अगेंस्ट अ वर्ड एट लार्ज। अब ए और बी दो पार्टीज हैं, तो इन दोनों के पास यही राइट है ना कि यदि ए ब्रीच कर देता तो बी केस कर सकता है, बी कर दे तो ए केस कर सकता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन पर्सोना, मतलब एक पर्सन के राइट मिलता है आपको अगेंस्ट अ पर्सन और बॉडी। मोटिव इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन टॉर्ट बट नॉट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि मकसद को अक्सर टॉर्ट में ध्यान रखा जाता है लेकिन अनुबंध में नहीं। अब यदि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाती है, तो आपको बिल्कुल डिटरमाइन, पहले से प्री डिटरमाइंड डैमेजेस जो है वो आपको देनी पड़ती, जो भी ब्रीच करेगी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट होता है, हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए और बी दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब एक पार्टी ने उसकी ब्रीच कर दी, देन दूसरी पार्टी को कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, जो कि पहले से प्री निर्धारित है, मतलब पहले से निर्धारित है, लिमिटेड होता है। लेकिन टॉर्ट में लिमिटेड नहीं होता जो डैमेजेस उसको मिलनी। फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द मेजर ऑफ डैमेजेस इज जनरली मोर और लेस डिटरमाइंड बाय द स्टिपुलेशन और ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ठीक है, अब है आपका डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। टॉर्ट इज अ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ क्राइम इन अ फॉलोइंग मैनर। अब बोला कि टॉर्ट इफेक्ट करता है किसी पर्सन के प्राइवेट राइट ऑफ अ पर्सन को, है ना, कि जब किसी पर्सन का प्राइवेट राइट वायलेट हो, किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट हो, तभी जो है वो हम कहते हैं कि टॉर्ट कमिट हुआ है, उसने टॉर्टस एक्ट किया। अब क्राइम जब इफ किया जाता है तो वो इफेक्ट करता है होल ऑफ सोसाइटी को। इन टॉर्ट में कंपनसेशन देना पड़ता है, कंपनसेशन से रिकवर किया जाता है। ठीक है, कंपनसेशन रिकवर फ्रॉम द रॉन्ग डर, एंड अ पर्सन जो कि कमिट करता है क्राइम, उसको पनिश किया जाता है स्टेट के द्वारा। स्टेट वर्सेस राम श्याम ऐसे केस लगाए जाते हैं ना। और इन टॉर्ट एक्शन इज ब्रॉट इन बाय इंजर्ड पार्टी, कि घायल पक्ष द्वारा जो है वो कार्यवाही की जाती है। लेकिन क्राइम में क्या होता है, प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाती है बाय स्टेट। ठीक है, अब डैमनम साइन इंजरिया क्या होता है, हमने अभी अभी समझा जब लीगल डैमेज और एक्चुअल डैमेज में हम डिफरेंस देख रहे थे। तो डैमनम साइन इंजरिया का क्या मतलब होता है कि डैमेज हुई है विदाउट लीगल इंजरी, मतलब देयर इज नो लीगल इंजरी, कि कोई वायलेशन नहीं हुआ लीगल राइट का, तो आपको कोई रेमेडी भी नहीं दी जाएगी। लीगल रेमेडी ये बेस्ड है लीगल मैक्सिम ओवी जस्ट एबी रेमेडियम पर। इट मींस कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, कि जहां जहां आपका राइट है वहां वहां आपको रेमेडी भी मिलेगी। फिर अब हम करते हैं लाइबिलिटी अंडर टॉर्ट। अब टॉर्ट में क्या होता है, टू टाइप ऑफ लाइबिलिटी होती है। एक तो बोलते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी। इन कंसेप्ट को, जो आपका नो फॉल्ट लाइबिलिटी है, ये आपको बहुत बार अलग अलग सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, कि जब आपकी कोई गलती नहीं भी है तब भी आपकी लाइबिलिटी बनती है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी, आपने कोई गलत काम किया भी नहीं, विच इवन की यू आर नॉट डूइंग दैट एक्ट, बट बिकॉज ऑफ यू एनी डैमेज ऑकर टू अनदर पर्सन, बिकॉज कि आपके किसी भी, मतलब किसी आपके कारण जो है वो किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ है, देन आप उत्तरदायी हो, आप लाइबल हो। उसे कहते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी। टाइप ऑफ लाइबिलिटी किस तरह से है, सबसे पहले आता है आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यदि कोई पर्सन ने क्या किया है, अपने प्रीमाइसेस में कोई डेंजरस थिंग रखी,
जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रेमाइस है, ये आपका एरिया है, और आपने कोई भी डेंजरस थिंग अपने पास रखी है। डेंजरस थिंग कुछ भी हो सकती है जिससे क्या हो, किसी दूसरे पर्सन को नुकसान हो, इंजरी हो, जो कि इंजर्स या हानिकारक या खतरनाक चीज साबित हो किसी दूसरे पर्सन के लिए। अब आपने रखा है अपने प्रेमाइसेस में, अपने एरिया में कोई भी डेंजरस थिंग। ये डेंजरस थिंग क्या हो गया, एस्केप हो गया, अपने एरिया से बाहर चला गया, जिसके कारण किसी दूसरे पार्टी को नुकसान हो गया, दूसरे पर्सन को नुकसान हो गया। तब हम कहेंगे कि आपकी यहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती। सबसे पहले अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कोई भी आपने डेंजरस थिंग रखा है अपनी लैंड और प्रीमाइसेस में, और अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वो डेंजरस थिंग क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है, जिसके कारण किसी दूसरी पार्टी को कोई ना कोई डैमेज हो जाता है, अनदर पर्सन को कभी डैमेज हो जाता है, हानि हो जाती है। Then there is a liability imposed on person to compensate the person who suffer a loss. The concept of strict liability इवॉल्व हुआ था आपका कौन से केस में, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में, ठीक है। और इन केसेस को आप आने वाले सेशन में, मतलब जो भी हमारे आने वाली क्लासेस होंगी, तो इनमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। चलो, अब है कि देयर आर द सर्टेन एक्सेप्शन टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शन भी, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि मिस्टर ए पर हमने केस लगा दिया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो उस पर लगा दी। अब मिस्टर ए के पास एक्सेप्शन है कि वो यदि प्रूव कर दे कि प्लेंटिव का खुद का फॉल्ट था, कि जब प्लेंटिव साहब, अब प्लेंटिव क्यों आए होंगे, जब उनको कोई ना कोई डैमेज हुआ है, यानी कि उनको सफर हुआ है डैमेज, ठीक है, तभी तो उन्होंने केस किया होगा। यदि आप प्रूव कर देते हो कि मेरी वजह से नहीं हुआ, प्लेंटिव साहब का खुद का दोष था, जैसे मान लीजिए प्लेंटिव साहब हैं, वो केस फाइल उन्होंने किया है, उन्होंने कहा मैं मिस्टर ए हूं और मेरे को मिस्टर बी के डॉग ने जो है वो काट लिया, तो मेरे को डैमेजेस दो। अब मिस्टर बी के पास क्या क्या डिफेंस है, वो ये प्रूव कर सकते हैं कि ये डॉग भाई मेरे घर में था। मिस्टर ए खुद मेरे घर में आए थे, एक तो उन्होंने ट्रेसपास किया और ऊपर से मेरे से क्लेम कर रहे हैं। तो जब आप प्रूफ कर देते हो कि प्लेंटिफ का ओन फॉल्ट था, खुद का फॉल्ट था, तब अपनी लायबिलिटी से आप बचाओगे। दूसरा, एक्ट ऑफ गॉड, कि मेरे किसी एक्ट के कारण नहीं हुआ, ये तो नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक की वजह से हुआ या सुनामी की वजह से हुआ, जो कि मेरे बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल था। तब किसी पर्सन की कोई लायबिलिटी जो है वो यहाँ पर नहीं बनती, मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उसकी नहीं बनती। वॉलेंट एंड नॉट फिट इंजुरिया, कि यदि अब प्लेंटिफ ने केस किया, आप ये प्रूफ कर देते हो कि भाई प्लेंटिफ को तो सब पता था, यदि मैं ये एक्ट करूंगा तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जानते बूझते हुए फिर भी एग्री किया सफर करने के लिए डैमेजेस को, कि वो विलिंगली एग्री हुए टू सफर डैमेज, देन मेरी यहां पर कोई लायबिलिटी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए कहां चले गए, क्रिकेट मैच देखने चले गए, लाइव क्रिकेट मैच, क्रिकेट स्टेडियम में चले गए। वो तो जानते थे कि लाइव मैच चल रहा है, हो सकता है बॉल आके मेरे सिर पर लग जाए, लेकिन फिर भी ये जानते बूझते भी उन्होंने क्या किया, एग्री किया, मैच देखने आगे, टिकट परचेज कर लिया। तो वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजुरिया का यही मतलब है कि उन्होंने वॉलेंटली एग्री किया था सफर डैमेज के लिए। अब सेकंड है आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आया था। इस केस में क्या हुआ था कि अब देखो कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, नई नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। तो इस डेवलपमेंट को देखते हुए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले इवॉल्व किया था, यानी कि अप्लाई किया था हमारे इंडियन जुडिशरी में। वो इसलिए कि ये बोला गया कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है जहां पर हजार्डस वर्क होता है और काम करते दौरान किसी फैक्ट्री में किसी वर्कर को चोट लग जाती, तो लायबिलिटी किसकी होगी, जो ऑनर ऑफ फैक्ट्री होगा उसकी लायबिलिटी बनेगी, उनकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनेगी। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, अब देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमने एक्सेप्शन पढ़ी, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कंसेप्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप एब्सोल्युटली लायबल हो, कि जो ऑनर ऑफ इंडस्ट्री या फैक्ट्री होगा वो आपकी एब्सोल्युटली लायबल होंगे।
अब वाइकेरियस लायबिलिटी, तो इन जनरल रूल ऑफ टॉर्ट में लायबिलिटी जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए लायबल होता है तब हम कहते हैं कि यहाँ पर इसकी वाइकेरियस लायबिलिटी बन रही है। वाइकेरियस लायबिलिटी जैसे कि आपका मास्टर सर्वेंट, मास्टर अपने सर्वेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यदि वो इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जिस वर्किंग आवर के लिए जैसे कि 9 to 5 उसको वर्क दिया गया है कि आप हमारे लिए 9 to 5 काम करोगे और उसको वो वही काम कर रहा है जो कि उसके मास्टर ने उसको सौंपा है। अब उस काम करते दौरान उससे कोई गलती हो जाए तो मास्टर क्या होगा, लायबल होंगे। प्रिंसिपल, एजेंट, पार्टनर, पार्टनरशिप में आपने देखा होगा कि पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी माने जाते हैं, कि पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका वाइकेरियस लायबिलिटी। अब 5 इंपॉर्टेंट केसेस क्या हैं? तो सबसे पहले केस था आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस सुबहगवती का मामला। इसमें क्या हुआ था, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का एक मामला था। इसमें क्या हुआ था कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो फेल होगी एक्सरसाइज करने के लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ केयर, जिसके कारण काफी ज्यादा लोगों की डेथ होगी। हुआ क्या, फैक्ट ऑफ केस क्या थे, एक क्लॉक टावर था, ठीक है, वो कोलैप्स हो गया, यानी कि चांदनी चौक में एक क्लॉक टावर जो है वो गिर गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हुई। बाद में ये पता चला, इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि जो स्ट्रक्चर था वो 80 साल पुराना था और नॉर्मल लाइफ कितनी होती है स्ट्रक्चर की, 40 to लेकर 45 है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अब वो, ठीक है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर था वो किसके ओन और कंट्रोल, ऑनरशिप और कंट्रोल में था, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओन कंट्रोल में था। कौन, जो कि आपका क्लॉक टावर है जो कि कोलैप्स हो गया, गिर गया। ये बोला कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है सोनली रिस्पॉन्सिबल है जिन पर्सन की यहाँ पर डेथ हुई है, डिसीज की के प्रति उनकी ड्यूटी ऑफ केयर बनता था, यानी कि वो उनकी यहाँ पर नेग्लिजेंस हुई है, द कॉर्पोरेशन वाज हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट ड्यू टू नेग्लिजेंस। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट केस। अब है आपका नेक्स्ट केस एशवे वर्सेस वाइट। द केस एशवे वर्सेस वाइट 703 का मामला है। ठीक है, इसी केस को हमने अभी भी डिस्कस किया। इंजरिया साइन डामनम का ये केस है कि यदि आपकी लीगल राइट की वायलेशन हुई है देन आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। इस केस में भी क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ है, ठीक है, वो एक क्वालिफाइड वोटर थे और जो वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गए तो रोक दिया, प्रिवेंट किया वोट कास्ट करने से। अब प्लेंटिफ साहब ने केस फाइल कर दिया एंड डिफेंडेंट साहब जो कि रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनको कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई भी इंजरी नहीं हुई, कोई भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जिन कैंडिडेट को इन्होंने वोट कास्ट करना था वो तो वैसे भी जीत गए। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि जो प्लेंटिफ है उनको कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा, वो डैमेजेस के लिए इंटाइटल हैं और कोर्ट ने उनको अवार्ड किया 5 यूरो और ये कहा कि उनका राइट टू वोट एक लीगल राइट था। और चीफ जस्टिस ने कंटेंडेड किया कि द प्लेंटिफ आउट टू बी अलाउड टू रिकवर, और उनको राइट था, राइट टू वोट था, इज अ कॉमन, जो कि एक कॉमन राइट है। और जो भी पर्सन जो ऐसे इनके लीगल राइट में वायलेशन या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने की कोशिश करेगा उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस है आपका भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 1985 का मामला है। इस केस में भी क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए थे, ठीक है, वो अपना सेशन अटेंड करने के लिए जा रहे थे। हुआ क्या, जब वो अपना सेशन अटेंड करने के लिए जा रहे थे तो एक पुलिस ऑफिसर ने उनको गलत तरीके से मैलिसियसली, यानी कि गलत दुर्भावनापूर्ण इंटेंशन से जो है उनको अरेस्ट कर लिया और 4 दिनों तक उनको अरेस्ट करके रखा। अब मिस्टर भीम सिंह 4 दिनों तक घर नहीं आए, उसके कारण उनकी पत्नी को जब पता चला तो उन्होंने हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो फाइल कर दी। अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि एक पर्सन यदि वो उसको अरेस्ट किया जाता है तो विद इन 24 आवर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करना पड़ता है। अब उनको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो उनको पेश भी नहीं करने किया और बाद में पता चला कि उनको इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा है 4 डेज तक। ठीक है,
इंक्वायरी के दौरान कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंची कि जो पुलिस है उन्होंने उन्हें एमएलए जी को अरेस्ट किया है इलीगल तरीके से और विद फॉल्स और मैलिसियस इंटेंशन से, और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को भी वायलेट किया है। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड किया कि पुलिस जो कि कस्टोडियन ऑफ लॉ मानी जाती है, और उनको ऑर्डर किया कि एक तो उनको ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी किसी पर्सन के पर्सनल लिबर्टी की, यानी कि उनके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। और मिस्टर भीम सिंह जो कि एमएलए हैं, उनको कंपनसेशन दिया गया फॉर वायलेटिंग द बेसिक लीगल राइट एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि उनका बेसिक लीगल राइट बनता है एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने के नाते। अब नेक्स्ट केस है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल। इस केस में क्या हुआ था वही जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि एक स्कूल था पहले का, ठीक है। अब फैक्ट डिटेल में फैक्ट क्या थे इस केस में, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल था, ठीक है, और वहां के टीचर के साथ उसके प्रिंसिपल का कुछ झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, जिसके कारण जो भी टीचर था उन्होंने अलग से स्कूल ओपन कर लिया। अब उस स्कूल में काफी ज्यादा ट्यूशन फीस या जो स्कूल फीस थी या अदर जो भी फैसिलिटी थी वो ज्यादा दी जाने लगी और ट्यूशन फीस जो है वो काफी ज्यादा कम रखी गई, जिसके कारण जो पहले वाले स्कूल से सारे बच्चे जो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो यानी कि टीचिंग में भी काफी ज्यादा पॉपुलर टीचर थे, ठीक है। इसलिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को स्यू किया, कोर्ट केस फाइल किया, स्यू माने मुकदमा फाइल किया, ठीक है, कि मेरे को बहुत ज्यादा मॉनेटरी लॉस हो गया। देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्लेंटिफ के पास कोई कॉज कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है उनके पास, क्योंकि डिफेंडेंट ने उनके किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया है, और कंपनसेशन तो ग्रांट नहीं किया जाएगा क्योंकि देयर वाज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट, क्योंकि आपको कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, आपके लीगल राइट का कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है। सो अ सिचुएशन where damage is caused without any legal injury is known as damnum sine injuria, कि इंजरी हुई है cause without any act, ठीक है, without any actual or legal injury, यानी कि आपको एक्चुअल लॉस हुआ है, मॉनेटरी लॉस हुआ, लेकिन आपके लीगल राइट की वायलेशन नहीं हुई। देन सो पर्सन हु सफर डैमेज विदाउट एनी लीगल राइट बीइंग वायलेटेड इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, कि वो एंटाइटल नहीं है कंपनसेशन के लिए। अब एक और केस है मेयर वर्सेस रेडफोर्ड वर्सेस पिकल का, 1985 का मामला है। इन द केस यहाँ पर क्या हुआ था, मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड वर्सेस पिकल 1985 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, अब प्लेंटिफ जिनका एक वाटर स्प्रिंग था यानी कि झरना था, और इस झरने से पूरा पानी जो है वो पूरे शहर को सप्लाई जाती थी। अब इन्होंने केस किया डिफेंडेंट पर, डिफेंडेंट ये है, अब डिफेंडेंट पर केस किया और ये कहा कि इनकी भूमि में क्या है, नेचुरल रिजर्वायर है, और इस नेचुरल रिजर्वायर से पानी जो है वो मेरे झरने को जाता है, जिसके कारण वो पूरा पानी जो है पूरे शहर में सप्लाई होता है। और उन्होंने कहा, प्लेंटिफ ने कहा कि डिफेंडेंट ने शाफ्ट वगैरह डुबो दिए हैं ताकि मेरा जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसका फ्लो कम हो जाए। और प्लेंटिफ ने यह भी कहा कि डिफेंडेंट का जो एक्शन है वो मैलिसियस इंटेंशन का है, यानी कि दुर्भावनापूर्ण उन्होंने मंशा है रखी है, जिसके कारण जो है वो मेरे को यहाँ पर इंजंक्शन दिया जाए। देन उन्होंने ये भी इशू रेज किया कि जो यूज ऑफ प्रॉपर्टी है विच इज लीगल इफ ड्यू टू प्रॉपर मोटिव, ये क्या बन गया है, इलीगल बन गया। लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डिफेंडेंट है एक तो वो ऑनर ऑफ लैंड है, ठीक है, और ऑनर ऑफ लैंड होने के नाते वो डाइवर्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी भी जगह वाटर फ्लो अकॉर्डिंग टू हिट्स ओन विश, अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सकते हैं, वाटर फ्लो को रोक सकते हैं, ठीक है, और किसी भी तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर को और अपनी तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। सो मोटिव बिहाइंड दिस एक्ट बिकम इररिलेवेंट एज फार एज एक्शन क्या है, लीगल है, कि मोटिव जैसा मर्जी हो लेकिन उनका एक्शन क्या है, लीगल है। इसलिए therefore it was confirmed that intention behind this act does not matter as far as act is within the ambit of the legality। इसलिए ये पुष्टि की गई कि अधिनियम के पीछे की मंशा
में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अधिनियम वैधता के दायरे में है। ठीक है, फिर है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी इन टॉर्ट। ठीक है, तो टॉर्ट बेसिकली एक सिविल रॉन्ग है और जिसके लिए सिविल डैमेजेस जो है वो मिलती हैं, यानी कंपनसेशन जो है वो दिया जाता है। आर दीज राइट व्हिच पीपल जनरली हैव अ राइट टू होल वर्ड। अब प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टस लाइबिलिटी क्या होता है, जैसे कि आपका डैमनम साइन इंजरिया। डैमनम साइन इंजरिया हमने देखा कि जो कि लेटिन लीगल मैक्सिम है, इसका मीनिंग क्या होता है कि डैमेज विदाउट इंजरी। इट मींस कि आपको एक्चुअल लॉस हुआ है, ठीक है, विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, देन आप जो है वो कंपनसेशन के लिए इंटाइटल नहीं। आपकी लीगल राइट को वायलेशन हुआ होता, आपको इन्फ्रिंजमेंट हुआ होता, यानी कि आपकी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ होता, तब आप इंटाइटल थे, तब आपको कंपनसेशन जो है वो दिया जाता। ठीक है, इंजरिया साइन डैमनम वही कि आपको इन्फ्रिंजमेंट हुई है आपके लीगल राइट की। ठीक है, इंजरिया साइन डैमनम मीन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल लॉस। ठीक है, इसलिए सिंस लीड टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, लाइबिलिटी कैन अराइज इवन इफ नो पर्सन, यानी कि किसी पर्सन को एक्चुअल लॉस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपके लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई है, देन आप इंटाइटल हैं कंपनसेशन लेने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी जो कि हमने समझ लिया, वॉलंटरी नॉट फिट इंजरिया, कि एक पर्सन ये जानते बूझते कि मेरे को सफर हो सकता है डैमेज, फिर भी उसने अपनी क्या दी, अपनी कंसेंट दी, यानी कि दिस कंसेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, कि ये कंसेंट जो है वो मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज दी जा सकती है, यानी कि ये पर्सन जो है वो ये जानता था, उसको नॉलेज था, वो अवेयर था कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को लॉस हो सकता है, मेरे को चोट भी आ सकती है, लेकिन फिर भी ये अंडरस्टैंड करते हुए भी उसने रिस्क लिया, तब वो कंपनसेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट हमने समझ लिया कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में आया था, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आया। ठीक है, अब आता है आपका डिफेंसेस, जर्नल डिफेंसेस। ठीक है, जर्नल डिफेंसेस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, और लॉ ऑफ टॉर्ट कंटेन करता है सम जर्नल डिफेंसेस। डिफेंसेस क्या होते हैं, बचाव, कि कब कब पर्सन जो है वो अपनी लायबिलिटी से बच सकता है, एस्केप हो सकता है फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन। तो सबसे पहले आता है वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी। अब मान लीजिए मिस्टर ए पर हमने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया, है ना, मिस्टर ए पर हमने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। अब मिस्टर ए ये बोल सकते हैं, भाई आप मेरे पर केस फाइल कर रहे हो, अब आप जानते थे कि मैं इस कार रेसिंग वाली गेम में को देखने जाऊंगा, तो हो सकता है उसको देखते दौरान आपके सर पर चोट आ जाए, लेकिन आपने जानते हुए वॉलंटरी टेकिंग किया रिस्क, मतलब रिस्क लिया। इट मीन्स कि आप अवेयर थे कि यहाँ पर डेंजरस सिचुएशन है, कि आपको डैमेज हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने रिस्क लिया। To avail the defense of voluntary not fit injury, it is necessary to prove that plaintiff knew about the consequences, कि इसके लिए बहुत जरूरी है, ये साबित करना बहुत जरूरी है कि प्लेंटिफ ये जानता था कि क्या कंसिक्वेंसेस हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उसने क्या दी, अपनी कंसेंट दी। यदि वो प्रूव कर देता है, देन आप अपनी लायबिलिटी से बच जाओगे। ठीक है, कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, आप अपने नोट्स में देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक कंसेप्ट के साथ एक एग्जांपल है, ताकि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके। ठीक है, बस ये है कि बोला है कि जो कंसेंट ऑफ इंजरी है वो फ्री होनी चाहिए, किसी थ्रेट और कंपल्शन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल है कि यदि आप लाइव स्टेडियम में लाइव क्रिकेट मैच देखने के लिए टिकट खरीदते हैं खेल के दौरान, तो मिस्टर ए को गेंद से जो है वो मारा, मतलब गेंद जो है वो लग जाती, तो मिस्टर ए क्लेम नहीं कर सकते डैमेजेस इस सिनारियो में, क्योंकि उन्होंने टिकट परचेज किया था। इट मींस वो अवेयर थे कि मेरे को यहाँ पर चोट आ सकती है। ठीक है, सेकंड, यदि आप प्रूव कर देते हो कि प्लेंटिफ साहब का खुद, मतलब प्लेंटिफ खुद रॉन्ग डोअर थे, वही जो कि मैंने कहा था कि प्लेंटिफ की खुद की गलती है। ठीक है, कि यदि आप प्रूव कर देते हो कि जो प्लेंटिफ है उनकी खुद की गलती थी,
उनकी खुद की गलती के कारण उनको क्या हुआ, लॉस हो गया या डैमेज हुआ, इंजरी हुई। अब कोर्ट में भी क्या माना जाता है कि कोई पर्सन केस कर रहा है, इट मीन्स कि वो क्लीन हैंड है, यानी कि उसकी कोई गलती नहीं है। अब बोला यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, मिस्टर ए क्या करते हैं, ट्रेस पास करते हैं मिस्टर बी के हाउस में, कि उसके घर में चले जाते हैं। अब मिस्टर बी के हाउस में क्या है, एक डॉग है जो कि बहुत खतरनाक है। अब वो काट लेता है मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए क्लेम नहीं कर सकते, और क्लेम कर भी देते हैं तो मिस्टर बी जो कि डिफेंडेंट है, उनके पास ये डिफेंस होगा कि मिस्टर ए आप मेरे घर में आए थे, आपकी खुद की गलती है, मेरा डॉग आपके घर में नहीं गया था, आप मेरे घर आए थे, ठीक है, यानी कि प्लेंटिफ जो है वो उसकी खुद की गलती है, प्लेंटिफ रॉन्ग डॉर है। अब इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन कि आपने बिल्कुल रीजनेबल केयर के साथ काम किया, लेकिन फिर भी जो है वो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अनफोर्सीबल एक्सीडेंट हो गया, यानी कि जिसके बारे में आप पहले से नहीं सोच सकते थे। व्हिच मीन एक्सीडेंट और इंजरी कॉज टू पार्टी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कि जिसके बारे में पहले सोचा नहीं जा सकता था, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था। और द डिफेंडेंट अवेल द डिफेंस टू एस्केप द लायबिलिटी व्हेन ही हैज टेकन रीजनेबल केयर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि मिस्टर ए अपने दोस्तों के साथ ट्रिप के लिए जा रहे थे। अब मिस्टर ए जो है वो ट्रिप के लिए जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि अचानक से गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। ये होता है आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट। एक्ट ऑफ गॉड, जिसको हम विज मेजर भी कहते हैं, सुपीरियर फोर्स भी कहते हैं, या एक्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं, जो कि क्या है, अनकंट्रोलेबल और अनप्रेडिक्टेड नेचुरल फोर्स है, ठीक है। ये इसमें कवर होता है ऑल नेचुरल क्लाइमेलिटी जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन हैंड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक साइक्लोन आया जिसमें सभी जितने भी गांव वाले थे उनके घर की छत उड़ गई। अब सभी लोगों ने क्लेम किया बिल्डर से, देन बिल्डर ने कहा भाई मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो साइक्लोन आने की वजह से हुआ, ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, ठीक है, जो कि बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल था। प्राइवेट डिफेंस, जब कोई पर्सन जो अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है वो क्या करता है, कोई एक्ट कर देता है, ठीक है। बस ये देखा जाता है कि जो आपने आत्मरक्षा के लिए या प्राइवेट डिफेंस में जो स्टेप उठाया वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए डिग्री ऑफ थ्रेट्स, यानी कि आपको जितना डर था आपने उतना ही जो है वो प्राइवेट डिफेंस लिया, कि रिवेंज पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, बदले की भावना के लिए नहीं होना चाहिए। फिर है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, एक्सक्यूजेबल है, इट मींस इग्नोरेंशिया ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल है, यानी कि आप यदि डिफेंस लो कि मेरे को फैक्ट की गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, देन आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हो, क्योंकि कोर्ट ऐसा मानता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक पर्सन कमिट कर सकता है ऑफेंस, बिकॉज उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट हो गया था। लेकिन इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सिस्ट, मतलब लॉ की मिस्टेक जो है वो आपका एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। कि यदि आप ये डिफेंस लेना चाहोगे मेरे को तो पता ही नहीं भाई चोरी करना भी गलत बात होती है, मेरे को तो पता ही नहीं कि डकैती करना भी गलत बात होती है, तो ये क्या है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सक्यूजेबल है, यानी कि एक्सक्यूज दिया जा सकता है, माफी दी जा सकती है। मिस्टेक ऑफ लॉ में आपको माफी नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब है आपका नेसेसिटी मीन, नेसेसिटी बहुत अच्छा डिफेंस है। जब एक पर्सन जो भी जिस भी पर्सन से किसी को जैसे कि इंजरी हो जाए या कुछ भी लॉस हो जाए, अब उस पर्सन ने वो एक्ट किया है अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सॉरी ये तो गलत कह दिया है ना, एक मिनट। नेसेसिटी मीन एक बहुत अच्छा डिफेंस है कि जब एक पर्सन कोई इंजरी कर देता है, ठीक है, अदर पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी अदर पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि आप जब बड़े हार्म को अवॉइड करने के लिए कोई स्मॉल हार्म कमिट कर देते हैं, ठीक है, टू अवॉइड ग्रेटर हार्म स्मॉल हार्म डन टू पार्टी कैन बी अवॉइडेड, बट इट शुड बी प्रूवन दैट स्टेप जो कि स्टेप आपके द्वारा लिया गया है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपने स्टेप लिया वो बहुत नेसेसरी था, तब आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हो। जैसे कि मिस्टर ए
के घर में आग लगी थी और मिस्टर ए के घर में आग लगी थी। मिस्टर बी ने दूर से देखा और उस मिस्टर ए के घर को बचाने के लिए उसने ट्रेस पास किया मिस्टर सी के घर से, मतलब उसको शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ा जो कि मिस्टर सी के घर से होते हुए जो जा रहा था। तो ये जो ट्रेस पास है वो माइनर हार्म है जो कि हो गया, किस लिए? बड़े हार्म को, जो ग्रेटर हार्म था उसको अवॉइड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने, मिस्टर ए को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? फायर से। तो अवॉइड ग्रेटर हार्म स्मॉल हार्म इज डन, तो वो आता है आपका अंडर नेसेसिटी में, तब आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हो। जो कि मैं कह रही थी कि अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, तो वो ये वाला डिफेंस है। अब यदि आपसे कोई डैमेज हो गया, यानी कि किसी को इंजरी हो गई, अब आपने जो एक्ट किया वो अंडर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट था और ऑर्डर किया गया था आपको बाय द गवर्नमेंट, तो ये क्या है? आपका वैलिड डिफेंस है। ये यदि आप प्रूव कर देते हो कि ये जो मैंने एक्ट किया वो अंडर बाय गवर्नमेंट है, ठीक है, बाय गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो एक्ट किया गया है, तो आपको, आपके पास जो है वो एक वैलिड डिफेंस हो जाता है, ठीक है, तब भी आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटी, इनएविटेबल एक्सीडेंट और मिस्टेक क्या है? नेसेसिटी के केस में क्या होता है, आप कुछ छोटा हार्म कर देते हो, स्मॉल हार्म और डैमेज जो है वो डन कर देते हो, प्रिवेंट करने के लिए ग्रेटर हार्म फ्रॉम हैपनिंग। इनएविटेबल एक्सीडेंट कि आपने बिल्कुल ड्यू केयर के साथ, रिजनेबल केयर के साथ एक्ट किया था, लेकिन फिर भी क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे, अनप्रेडिक्टेबल था। अब मिस्टेक की, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, ड्यू टू अनअवेयरनेस के कारण जो है कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो गया, और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? वही कि मिस्टर ए जो है वो सुसाइड कमिट करने के लिए जा रहे थे। मिस्टर बी जो कि स्ट्रेंजर पर्सन है, अजनबी व्यक्ति हैं, उन्होंने उनको बचाने के लिए मिस्टर सी के घर से क्या किया? ट्रेसपास किया, यानी कि उसके सी के घर से ट्रेसपास करके वो मिस्टर ए को बचाने के लिए चले। तो इन्होंने क्या किया? नेसेसिटी थी कि बड़े हार्म को होने से बचाने के लिए, यानी ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने स्मॉल हार्म जो है कमिट किया। इनएविटेबल एक्सीडेंट वही कि मिस्टर ए जो है वो ट्रिप प्लान करते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन फिर भी ब्रेक फेल होने की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है। और अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए आपको एक्सक्यूज मिल सकता है, और मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए आपको एक्सक्यूज नहीं मिल सकता। और आई होप कि सेशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। और बाकी हम कल करें, बाकी आपकी नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच।